नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ की। कि ये बैंकिंग सेक्टर का है तो इसका क्या बेस मॉडल क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है, इनकी बैलेंस शीट क्या है, कहीं बैंकिंग सेक्टर है तो कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है। ये सारी बातें करेंगे अपन अपने इस एनालिसिस में। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए। पहले तो जान लेते हैं कि जो ये आईपीओ लेके आ रही है जना, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कब की कंपनी है, इसके बारे में जानते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। कंपनी है वो जुलाई 2006 की है, मतलब ऑलमोस्टली कम 10-12 साल पुरानी कंपनी है। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस ये होती है कि बैंक में तो अपन एफडीआर भी करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, रुपये का लेन देन भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। मगर नॉन बैंकिंग वो है कि ओनली लोन ही देगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ लोन देने का काम करेगी। ये लोन किन किन किसके अधीन देती है, कैसे प्रोवाइड करवाती है? ये एमएसएमई लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है, टर्म लोन देती है, एनबीसी लोन फिक्स डिपॉजिट करो देती है, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट के एफडीआर के अगेंस्ट देती है, टू व्हीलर के लोन देती है, गोल्ड लोन देती है। तो ये इस सेक्टर में ये लोन प्रोवाइड करवाती है। अब इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये 3 कैटेगरी कौन सी हैं ये समझ लेते हैं। ये 3 कैटेगरी है। ये होम इम्प्रूवमेंट रिपेयर, मतलब जो भी घर की मरम्मत है उनके लिए भी ये इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड करवाती है, स्कूल फीस के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाती है, और साथ में ही पर्सनल लोन फॉर डेप्थ के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए, शादी ब्याह के लिए भी ये अरेंजमेंट करवाती है। बिजनेस पर्पज़ के लिए भी लोन ये प्रोवाइड करवाती है। अब समझ लेते हैं कि कंपनी के पास कितना इंक्रीज हुआ है और कितना इसका ये बिजनेस में क्या भागीदारी रही है और किस प्रकार ये बिजनेस करती है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस, प्लेटफॉर्म, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब कुछ कॉरपोरेट लेवल पे ये प्रोवाइड करवाती है। तो ये तो क्या बैंकिंग सेक्टर है, तो ये तो नॉर्मली डिजिटल तो सभी के साथ होगा। तो कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। 50 मिलियन से सीधा 99 मिलियन के लगभग की ग्रोथ हुई है। तो ये मोटा मोटी 40% के लगभग ये आंकड़ा निकल के बाहर आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की मेन बैलेंस शीट की। तो चलते हैं बैलेंस शीट पे। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया है कि आखिरकार ये इस बैंकिंग की कितने एम्प्लॉई हैं, कैसे है, कि कौन से स्टेट में काम कर रही है। तो ये 22 स्टेट में ये बैंकिंग 22 स्टेट में काम कर रही है, इंक्लूडिंग 272 अनबैंक्ड रूरल एरिया में भी ये काम कर रही है। 12 मिलियन इसके कस्टमर हैं 2008 के आंकड़े के अनुसार, और अभी प्रेजेंट में 31 मार्च 2023 में 4.57 मिलियन कस्टमर अभी एक्टिव कस्टमर है कंपनी के पास। और प्रेजेंट में एम्प्लॉई हैं 18,184 परमानेंट एम्प्लॉई कंपनी के पास में हैं। अब आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बात करेंगे पहले एसेट्स की, कि एसेट्स कैसे हैं कंपनी के पास। 31 मार्च 2021 के में 19 करोड़ के एसेट्स थे, फिर 20 के हुए, फिर 25,643 के हुए, फिर बढ़ के 28,105 के एसेट्स हैं। ये 30 सितंबर 2023 के हैं। अब बात करते हैं मेन रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू कंपनी के पास है तो वो किस प्रकार से है और कितना इसको ग्रोथ देखने को मिलता है। तो हमेशा क्या है कि बैंकिंग है तो रेवेन्यू को तो देखने को मिलेगा ही। तो पहले ये 27 के थे, फिर 27 से 30 के हुए, 30 से ये 36 के हुए, 36 99.88, अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ अच्छी मिली है। फिर रेवेन्यू 22.15 के हुए। अब मेन बात होती है कि कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचता है, मतलब टैक्स देने के बाद में कितना कंपनी के पास में उसका रेवेन्यू आता है।
तो कंपनी के पास प्रॉफिट टैक्स देने के बाद में पहले 2021 में 72.26 बचा। फिर यहाँ पे डिप देखने को मिला है। ये डिप कोविड की वजह से देखने को मिला है, क्योंकि कोविड में ये लोन का लफड़ा सा हो रहा 2 साल के लिए। ये 31 मार्च 2022 की बात है। अप्रैल तक ये थर्ड वेव चल रही थी कोविड की, इस वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। फिर 31 मार्च 2023 को यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ये अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। टोटल ये यहाँ पे 6% के लगभग यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है कंपनी के पास। फिर यहाँ भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला 213.22 के। तो ये भी अभी अच्छा ग्रोथ मानेंगे अपन इसको। तो ये 30 सितंबर 23 तक के ही आंकड़े हैं। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो पहले 11 था, फिर 1124 रहा, फिर 1777 रहा, फिर 2547 के का नेटवर्थ रहा। अब करते हैं कंपनी के टोटल ब्राउजिंग की कि कंपनी के ब्राउजिंग कितने हैं। पहले ये 4815.32 रहे, फिर 4509, फिर 6277.46, फिर 5313.54 रहे। अब बैंकिंग सेक्टर है आखिरकार, तो अपन इसके एनपीए की बात करेंगे कि कंपनी के पास एनपीए कैसा है, किस प्रकार का है। तो एनपीए की भी बात करेंगे अपन कि आखिरकार एनपीए कैसा है कंपनी का, तो वो आगे बात करेंगे अपन। पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के आरओई की। कंपनी के पास आरओई है 16.78 और डेप्थ इक्विटी है 3.49 की। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो डेप्थ इक्विटी तो रहेगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कैसे लेके आ रही है, किस पर्पज़ के लिए लेके आ रही है। पहले बात करेंगे कि शेयर होल्डरों की कि आखिरकार कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो वो किस हिसाब से हैं। प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे शेयर होल्डिंग प्राइस 25.20% ही दिखा रही है। तो ये प्रमोटर होल्डिंग इतनी क्यों है, 85% है, वो कहाँ गई। तो उसको समझने के लिए अपन इसके जो इन्होंने ब्राउजिंग जो ड्राफ्ट पेश किया है उस पर चलेंगे अपन कि आखिरकार ये कहाँ गई, ये बाकी के हैं तो किसके पास हैं। तो अपन चलते हैं इसके ब्राउजिंग के ऊपर, जो ड्राफ्ट है उनके ड्राफ्ट पे जो आईपीओ लाने से पहले जो ड्राफ्ट पेश होता है उस पे चलते हैं अपन। शेयर होल्डरों की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, जना होल्डिंग लिमिटेड के पास 33.76 है, हीरो एंटरप्राइजेज के पास 0.80 है, टीपीजीए के पास 7.86 है। तो टोटल ऑलमोस्टली यहाँ पे अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि ये देखिए कि टोटल यहाँ पे 85% की शेयर होल्डिंग है वो इनके पास है। बेंगल फाइनेंस है, बजाज एलायंस है, आईसीआईसी प्रोडेंशियल है, ओआरजी इन्वेस्टमेंट है, ट्री लाइन है। इनके पास में ये होल्डिंग है वो 85% यहाँ पे है। अब साथ की साथ बात कर लेते हैं एनपीए की कि फाइनेंस अगर बैंक से जुड़ा है तो उसका एनपीए कैसा है, किस प्रकार का एनपीए है। तो अपन बात करेंगे पहले एनपीए की कि किस प्रकार का एनपीए है। कि अगर बैंक ने क्या है कि लोन दिया है तो पैसा कितना उनके पास वापस आया या नहीं आया, क्योंकि लोन तो ले लेते हैं मगर पैसा कई बार क्या होता है नहीं आता, तो वो एक फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हैं। तो एनपीए अपन देख लेते हैं कि आखिरकार एनपीए कैसा है। तो यहाँ देखेंगे एनपीए तो 2021 में ये 7.26 था, जो 2022 में गिर के 5 ये ग्रोस और नेट की बात है। ये 2021 में ग्रोस था वो 7.24 था और नेट है वो 5.3% था।
फिर 2022 में ये गिर के 5.71% रहा, फिर 3.95% रहा। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में ये 3.94% ग्रोथ रहा और नेट है वो 2.6% है। तो यहाँ पे जो एनपीए है उसमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग ने जिनको लोन दिया है वो लोन क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने वापस चुकाया है, तो वो मार्केट डेप्थ है वो धीरे धीरे इनकी घटी है। अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट डेट्स की। चलते हैं आईपीओ के ऊपर वापस से। 7 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा और 9 फरवरी तक भरा जाएगा। और अलॉटमेंट है वो 12 फरवरी को होगी, रिफंड है वो 13 फरवरी को होगा, और डीमेट अकाउंट में ये 13 को ही आ जाएंगे, और लिस्टिंग डेट है वो 14 फरवरी को इसकी लिस्टिंग डेट है। अब बात कर लेते हैं कि शेयर कितने हैं। 10 रुपये की पर शेयर की वैल्यू है, और कंपनी ने प्राइस बैंड 393 टू 414 पर शेयर का इन्होंने रखा है। लोट साइज है वो 36 शेयर का है, और टोटल इशू साइज है वो 570 करोड़ की है। कंपनी है जो फंड है वो 370 करोड़ का अरेंजमेंट करना चाह रही है। तो इसमें से 462% है, 462 करोड़ हैं वो फ्रेश इश्यू हैं, और 108 हैं वो ऑफर फॉर सेल हैं, ओएफसी हैं। तो ये ओएफसी ऑफर फॉर सेल कैसे हैं, किस प्रकार हैं, ये अपन चल के समझते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है जो ऑफर फॉर सेल को अपन समझाएंगे इस पे। यहाँ पे कंपनी को दो तरीके से होती है कि जो फंड अरेंज करेगी कंपनी, तो ये एक तो डेप्थ के द्वारा करेगी और एक इक्विटी के द्वारा करेगी। अगर डेप्थ के द्वारा करेगी तो कंपनी को क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो पैसा मार्केट से लिया है उसको भी वापस देना पड़ेगा। तो कंपनी एक तो जरिया ये होता है कि डेप्थ का, और दूसरा होता है इक्विटी का। तो कंपनी है जो डेप्थ होता है उसमें तो क्या होता है कि जैसे वापस जो जितना पैसा लिया उस पर इंटरेस्ट जितना बनेगा उसको देना ही देना है, उसकी लायबिलिटी है वो उसको देनी है। मगर इक्विटी है, इक्विटी में भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट प्लेस जो जिसको बोलते हैं अपन पीपीसी, और दूसरा होता है आईपीओ। तो पीपी में भी क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड नहीं होती है, जो कंपनी के द्वारा जो शेयर हैं अलॉट हुए हैं वो उनको क्या है कि कम भाव में मार्केट में प्रमोटरों को दे देती है। और दूसरा है कि आईपीओ लेके आए मार्केट में, तो वो क्या करती हैं कि आईपीओ के जरिए 570 करोड़ यहाँ पे जुटाना चाह रही है ये कंपनी। तो उसमें से क्या है कि 81% तो फ्रेश इश्यू है और 90% है वो ओएफएस है, कि जो भी ये प्रमोटर हैं ये इनको देगी या किस प्रकार करेगी, ये 94 है। कंपनी के पास 81% ही पैसा यहाँ पे जाएगा। तो अपन चलते हैं आईपीओ पे। तो कंपनी के पास है वो मोटा मोटी है वो कंपनी के पास 462 करोड़ रुपए ही जाएगा, और 108 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल में जाएंगे। जो भी है कंपनी का कर्जा वर्जा जो भी है, जो भी प्रमोटर होल्डर है जिनको देना है कंपनी, उनको 108 करोड़ रुपए देगी। अब बात कर लेते हैं कि ये आईपीओ कितना दमदार है और कितना कि इसमें सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो मेरे अनुसार ये आईपीओ 25 से 30% के लगभग होना चाहिए, खुलना चाहिए। 25% से 40% के बीच में खुलना चाहिए। तो जो भी बंदा इसमें इंटरेस्टेड होगा वो इसको लगा सकता है इस परसेंट में। ये वीडियो ओनली एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ में। जय हिंद।